हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, नया टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव ओपन सेट। ठीक है, परंतु इसे समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दूरिक उपसमष्टि अर्थात मैट्रिक्स सबस्पेस क्या होता है। तो ये हम समझेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम ये समझेंगे रिलेटिव ओपन सेट। दोस्तों, इस यूनिट के इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, अगर आपने उन टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, उन सभी वीडियोस को जरूर देखिए। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा हर एक टॉपिक। उन सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर जाइए और हर एक वीडियो देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, एक और खास बात, कुछ बच्चों द्वारा कमेंट किया गया कि सर, इंग्लिश मीडियम वाले हैं हम और हमको इंग्लिश में है, इसलिए हमको हिंदी की जो लैंग्वेज में जो वीडियोस हैं वो ठीक से समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, इस पर हमने कुछ उपाय सोचा और उपाय सोचने के बाद हमें ये विचार आया कि क्यों ना हम वीडियो को अब इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। हर एक वीडियो हम इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे कि आप चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले हो, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। अभी फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन जब मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊंगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और अभी जब मैं नेक्स्ट टाइम से यहाँ पे लिखूंगा तो मैं मिक्स लैंग्वेज में लिखूंगा। मतलब लैंग्वेज हिंदी रहेगी, परंतु जो वर्ड्स रहेंगे तो वो इंग्लिश में रहेंगे। उससे क्या होगा, आप दोनों को फायदा है। अर्थात आप चाहे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, आप दोनों को फायदा है और दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और खास बात हिंदी मीडियम वालों के लिए, आप लोगों के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो, जब आप मान लीजिए आगे चलकर जब एमएससी करेंगे तो वो तो इंग्लिश मीडियम में ही होगा। तो आपको अभी से प्रैक्टिस होती जाएगी कि हमको जो मैथ्स के जो शब्द हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको हम लोग इंग्लिश में किस तरह से याद कर पाए, ये आप लोग के माइंड में अभी से बैठ जाएगा, अभी से प्रैक्टिस होती जाएगी दोस्तों। तो ये सभी के लिए फायदेमंद है। तो हम इस दिशा में प्रयास करेंगे और इस वीडियो से और अगले वीडियो से हम कंटिन्यू फिर हर वीडियो में इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके फिर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दूरिक उपसमष्टि अर्थात मैट्रिक्स सबस्पेस। मान लीजिए XD एक दूरिक समष्टि है, ठीक है, तथा Y जो है वो X का कोई सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट। Y इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। तो Y X का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। अब एक मैपिंग अपन डिफाइन करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक मैपिंग अपन डिफाइन करते हैं dy नाम का। कहां से कहा, y क्रॉस y से r में। जैसे ये डी मैपिंग किसमें है, x क्रॉस x से r में, तो वैसे dy डिफाइन कर रहे हैं y क्रॉस y से r में। और किस प्रकार डिफाइन कर रहे हैं कि dy xy इज इक्वल टू dxy फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू y क्रॉस y। अर्थात y क्रॉस y के सारे पेयर्स के लिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए dy का जो वैल्यू है वो d के जैसा ही है, यानी dy का बिहेवियर d के जैसा ही है, ठीक है। अब चूंकि d क्या है, x पर एक दूरिक है और dy का मान तो d के बराबर है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए जो y क्रॉस y में बिलोंग करते हैं। तो भैया जब dy d के बराबर है उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए जो y क्रॉस y में बिलोंग करते हैं, तो सीधी सी बात है कि जिन गुणों को d पालन करते हैं उन गुणों को dy भी पालन करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि स्पष्ट है कि भैया dy जो है वो y पर एक क्या है, दूरिक है अर्थात मेट्रिक है। dy किस पर एक मेट्रिक है, y पर एक मेट्रिक है। और चूंकि dy की वैल्यू d के बराबर ही है उन सभी पेयर्स के लिए जो y क्रॉस y में बिलोंग करती है, इसलिए आगे चल करके हम इस dy को d नाम से ही लिखेंगे, ठीक है। तो समुच्चय y दूरिक dy सहित xd का एक क्या कहलाता है, xd का xd का एक दूरिक उपसमष्टि कहलाता है, ठीक है दोस्तों।
मतलब अब आप कहेंगे कि सर सरल शब्दों में अगर हम इसे समझें तो कैसे समझेंगे, तो बहुत सरल बात है। मान लीजिए एक्स डी कोई मेट्रिक स्पेस है, वाई एक्स का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो बस अगर ये नॉन एम्प्टी सबसेट है तो अगर आप उसी मेट्रिक डी के साथ वाई को अगर आप लेते हैं तो अब ये मेट्रिक सबस्पेस कहलाएगा। किसका? एक्स का। ठीक है, तो एक्स का मेट्रिक सबस्पेस ये हो गया, बस उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है। और ऑब्वियस सी बात है आप उसी मेट्रिक को ले रहे हो तो इसमें वे सारे गुणधर्म पालन होंगे। ठीक है, बस जो इसमें काम लेना है, जो गुणधर्मों का पालन होना है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई क्रॉस वाई। ठीक है, तो बस इतनी ही सी डेफिनेशन है, ये उसको बहुत सजा धजा करके प्रॉपर फॉर्म में लिखा गया है, ये सरल शब्दों में समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका अपन ने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, देखो क्लोज इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल 0 1, ये आरडी की उपसमष्टियां हैं, ये दोनों ही आरडी की क्या है, उपसमष्टियां हैं। डी क्या है, आर में साधारण दूरी है, और देख लो साधारण दूरी इस तरीके से अपन ने पढ़ा हुआ है इसको, अपन इसके लिए तो बहुत डिटेल में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो डी एक्स वाई बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो ये सभी आरडी की क्या है, उपसमष्टियां हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये मैट्रिक सबस्पेस का डेफिनेशन आपने समझा, अर्थात दूरी उपसमष्टि। ठीक है, अब चलिए, तो आपको ये क्लियर हो गया कि आगे चलकर हम डी वाई को डी नाम से ही लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सापेक्ष विवृत समुच्चय अर्थात रिलेटिव ओपन सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब मैं आपको इसका उदाहरण दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा, तो उसके लिए मैं इस चित्र की मदद लूंगा। तो चित्र मैंने पहले से बनाकर रख लिया है, बस इस चित्र में कुछ कुछ और बाकी है, तो जब मैं इसका एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा तो फिर ये आपको आसानी से समझ में आते जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सापेक्ष विवृत समुच्चय अर्थात रिलेटिव ओपन सेट। रिलेटिव मतलब नाम में ही देखो इसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, मतलब ओपन सेट तो है परंतु वो किसी के रिलेट में है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए एक्स डी एक दूरी समष्टि है। ठीक है, एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है और वाई डी इसका सब स्पेस है। चित्र साथ साथ बनाते चलता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए एक्स डी एक मेट्रिक स्पेस है और वाई डी क्या है, इसका सब स्पेस है। चलो इसका सब स्पेस बना दिया वाई डी, ये वाई डी इसका क्या है, सब स्पेस है। तब कोई समुच्चय ई y का सबसेट है ना भाई, यहाँ पे अपन एक y के भीतर अपने को एक सबसेट लेना है e। देख लो, तब कोई समुच्चय e इज ए सबसेट ऑफ y, यानी e y का सबसेट है, और इसी e को हम लोग y के सापेक्ष ओपन कहेंगे। किसके सापेक्ष ओपन? y के सापेक्ष। ये x के सापेक्ष ओपन है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता। ठीक है, अभी हम आपको ऐसे उदाहरण बताएंगे जिसमें हमको एक ऐसा सबसेट लेंगे जो x में अर्थात जो मेन जो मैट्रिक स्पेस है उसमें ओपन नहीं है, लेकिन उसके किसी सबसेट को अगर अपन सब स्पेस लेकर चले तो उस सब स्पेस में वो सेट ओपन हो जा रहे हैं। ये गजब बात हमको भी देखने को मिलेगी, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं ना कि ई वाई का सबसेट है और ई वाई के सापेक्ष विवृत कहला रहा है, यानी कि वाई के रिलेट में है ना भाई, यानी कि वाई को मैट्रिक स्पेस लेने पर ई जो है वो वाई में ओपन कहलाता है यदि हर एक p बिलोंग्स टू e के लिए देयर एग्जिस्ट r, जहां इसको rp लिखा गया है ताकि ये बताया जा सके कि वो p पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि ये जो अपन रेडियस बना रहे हैं, जो ओपन नेबरहुड अपन लेने वाले हैं या ओपन बॉल अभी अपन लेने वाले हैं, तो उसका जो रेडियस रहेगा वो चुने हुए पॉइंट p पर निर्भर करेगा। ये किस तरह निर्भर करेगा ये आपको भी पता चलेगा एग्जाम्पल में। तो आप इतना ध्यान रखिए कि ये सबसेट p है y के रिस्पेक्ट में ओपन कब कहलाता है दोस्तों? यदि प्रत्येक p बिलोंग्स टू e के लिए देयर एग्जिस्ट r विच इज इक्वल्स टू rp, क्योंकि यहाँ पे r जो है वो p पर डिपेंड है। ठीक है, और r जो है वो पॉजिटिव है अर्थात ग्रेटर देन 0 है, और वो इस प्रकार है कि dpq यानी डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज लेस देन r एंड q बिलोंग्स टू y, इट इंप्लाइज दैट q बिलोंग्स टू e। अर्थात नीचे वाली लाइन को देखो, अर्थात प्रत्येक p बिलोंग्स टू e के लिए, यानी कि अगर मैं e में कोई भी बिंदु लूं p,
ठीक है, फिर से कहता हूं, यदि मैं ई में कोई भी बिंदु लूं पी, तब इसके लिए अवश्य ही एक धनात्मक वास्तविक संख्या आर का अस्तित्व, यानी एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर आर का एग्जिस्टेंस इस प्रकार होना चाहिए कि जब कभी मैं आर को रेडियस मानकर एक ओपन बॉल बनाऊं, अर्थात ओपन नेबरहुड अगर बनाऊं मैं आर रेडियस का, तो ये पूर्णता किसके भीतर आए, ई के भीतर आए। ठीक है, देखो एनआरपी सबसेट ऑफ ई। एनआरपी वाई के ऐसे पॉइंट्स को रखता है जिनकी पी से दूरी आर से कम है, सरल शब्दों में। तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि हाँ, ई जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में ओपन है। ठीक है, y के रिस्पेक्ट में ओपन है, यानी कि y को मैट्रिक स्पेस मानते हुए E ओपन है। ऐसा कब कहलाएगा, यदि आप E के भीतर कोई बिंदु P लेकर के आप उसका जो नेबरहुड बनाए वो E के अंदर पूर्णतः समाहित हो। ठीक है, और ये बात सच होनी चाहिए प्रत्येक P बिलोंग्स टू E के लिए। यानी चलो एक और भाषा में या एक और तरीके से मैं बोलकर बता रहा हूं कि E जो है वो y के रिस्पेक्ट में ओपन कब कहलाएगा दोस्तों, जो सबसेट E है वो y के रिस्पेक्ट में ओपन तब कहलाएगा यदि E के किसी भी पॉइंट को केंद्र मानकर आप एक पॉजिटिव रियल नंबर रेडियस अगर आप चुनते हैं, और वो रेडियस पॉइंट P पर डिपेंड होनी चाहिए, और उस रेडियस का और पॉइंट P को केंद्र मानकर अगर एक ओपन बॉल बनाते हैं तो वो ओपन बॉल पूर्णतः E में होनी चाहिए। ठीक है, पूर्णतः E में होनी चाहिए। तब ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि y के सापेक्ष E जो है वो ओपन है। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। देखो आप इस तरह से भी बता सकते हैं और इस तरीके से भी बता सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि देखो हम जिन पॉइंट की तलाश कर रहे हैं जिनकी पी से दूरी आर से कम है वो पॉइंट्स y के ही होने चाहिए। ठीक है, y के वो पॉइंट हो, और ऐसे जो पॉइंट्स हैं जिनके पी से दूरी आर से कम है वो सारे के सारे पॉइंट्स अगर ई में नजर आ रहे हैं, किसमें, ई में, तो हम बोलेंगे कि ई वाई के रिस्पेक्ट में क्या है, ओपन है। ठीक, तो चलिए दोस्तों ये रही डेफिनेशन। अब हम लेते हैं एक एग्जांपल, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इस डेफिनेशन में अभी भी आपको कोई डाउट है दोस्तों, तो फिर भी मैं कहता हूं कि चिंता की कोई बात नहीं है। जब हम अभी एग्जाम्पल जो लेने वाले हैं वो बहुत ही अपने आप में एकदम जबरदस्त एग्जाम्पल है, उससे आपको ये चीजें अगर मान लो अभी तक क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, वैसे मैंने 2 बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी अगर इनमें कुछ डाउट रह भी अगर गया है तो भी आप चिंता न करें, इस उदाहरण को ध्यान से समझिएगा। आपको ये दोनों डेफिनेशन फिर से यहाँ पे दोहराई जाएंगे और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये रिलेटिव ओपन सेट होता क्या है। ठीक है, कुछ भी तो नहीं है, वैसे वास्तव में देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन है ही नहीं कुछ, सिर्फ एक एक्स्ट्रा बात जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है वो यही है बस। अच्छा, आप एक बात बताइए, सब स्पेस को छोड़ो, अभी अपन सब स्पेस की बात करें ना, उसको छोड़ो, आप ये बताइए कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, ये बता दीजिए बस। अगर आपने इस डेफिनेशन को ध्यान में रखा है कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, अगर आप ये आपके माइंड में है तो आप समझ जाएंगे कि उसके सब स्पेस में ओपन सेट को किस तरह से यहाँ पे डिफाइन किया गया। चलिए मैं आपको जल्दी से सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक स्पेस में ओपन सेट क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, फिर आप एक बार और इसको देखिएगा, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिए ये एक्स टी कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, और ई उसका सबसेट है एक्स का। अभी वाई का यहाँ कोई रोल नहीं है, कुछ देर के लिए आप ये मान के चलो हमारे पास सिर्फ मैट्रिक स्पेस है और उसका सबसेट हमने लिया ई। अब बताओ ई को ओपन कब बोलोगे, तो ई को ओपन कब बोलते हैं, जब ई के प्रत्येक बिंदु, कोई भी बिंदु, आर्बिट्ररी बिंदु, मतलब हर बिंदु की बात चल रही है यहाँ पे, जो भी बात हम आगे कहने वाले हैं वो ई के हर पॉइंट के लिए सच होनी चाहिए। कौन सी बात, कि ई के किसी भी बिंदु या ई के प्रत्येक बिंदु को केंद्र मानकर अगर अपन एक ओपन बॉल खींचे, अर्थात एक धनात्मक वास्तविक संख्या आर का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, कि अगर उतने रेडियस को, मतलब उतनी डिस्टेंस को अगर अपन रेडियस मानकर एक ओपन बॉल खींचे तो वो पूर्णतः ई के भीतर होनी चाहिए, यानी कि ई के भीतर प्रत्येक बिंदु के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये अगर हमको ऐसा ई के हर पॉइंट के लिए मिल पा रहा है कि हाँ भाई ई के हर पॉइंट को आप केंद्र मानकर एक ओपन बॉल ई के भीतर खींच पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में ई ओपन कहलाएगा, किसमें, एक्स में। ठीक है,
इतनी ही बात है। और ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहाँ मैट्रिक स्पेस है, ई उसका सबसेट है, तो इस बॉल में जो पॉइंट्स होंगे वो भी आखिर ई के ही होंगे, और ई एक्स के भीतर का अर्थात वो एक्स के ही पॉइंट होंगे, सीधी सी बात है। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, इसको तो हम लोग पहले भी समझे थे, फिर यहाँ ये एक्स्ट्रा क्या है, यहाँ आपने एक्स्ट्रा क्या बताया? दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, यहाँ मैंने एक्स्ट्रा क्या बताया। फर्क इस बात का है कि अभी ई तो एक्स का सबसेट है ही है, परंतु हमने एक्स और ई के बीच में एक और को यहाँ फिट किया है, और वो है दोस्तों एक्स का सबस्पेस वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाई, ठीक है, वाई डी जो है एक्स टी का क्या है, सबस्पेस है। अब आपको ई को मान लो अगर वाई में, क्योंकि देखो ये सब स्पेस है, हर सब स्पेस अपने आप में एक स्पेस है, कुछ देर के लिए मान लीजिए कि एक्स डी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, आपके सामने कौन है, वाई डी है, ऐसा आप सोचो, ठीक है, और ई को y के सबसेट के रूप में देखो, और e को ये सोचो कि हम y के रिस्पेक्ट में या y के लिए ओपन सेट अगर मुझे दिखाना हो किसको, e को, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? तो सेम डेफिनेशन ही बनाना है भाई कि पहले e में आपको कोई पॉइंट चुनना है, फिर आपको क्योंकि e को ओपन दिखाना है इसलिए आपको ये दिखाना पड़ेगा कि e में चुने हुए प्रत्येक बिंदु के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व होना चाहिए। तो दोस्तों ठीक ही तो है, आप ओपन बॉल बना रहे हैं, परंतु ये ओपन बॉल, जैसे मैं इसी पॉइंट पी को ना, ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट पी को अगर मैं यहाँ पे किनारे में ले लूं, चलो यहाँ पे किनारे में ले लूं, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट पी यहाँ ले लूं, ध्यान दीजिएगा। अब मैं बोलूं कि भैया मेरे पास एक रेडियस होनी चाहिए और ओपन बॉल बना रहा हूं मैं, तो बेशक आप बनाइए ओपन बॉल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इतना ध्यान रखिएगा कि जो ओपन बॉल आप बना रहे हैं ना, उस ओपन बॉल में वाई के बाहर के बिंदु नहीं लेने हैं। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, हमको P की उन्हीं पॉइंट्स से दूरी देखनी है जो R से छोटी होगी, लेकिन खासकर वो पॉइंट्स जो बिलोंग टू Y, यानी कि आप अपना पूरा दायरा Y के भीतर तक ही रखेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो Y के बाहर आपको निकलना नहीं है, अर्थात P से लेकर के R दूरी के भीतर उन सभी बिंदुओं को लिया जाएगा जो Y में है, और वे सारे पॉइंट्स अगर मेरे को E के भीतर मिलते हैं, देखो इट इंप्लाइज दैट यदि Q बिलोंग्स टू E होता है, यानी कि उन सभी पॉइंट्स को मैं देख रहा हूं जो P से, देखो दो चीज आपको देखना है, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स को देखो जो P से R दूरी के अंदर है, लेकिन वो पॉइंट में से आप उन्हीं को देखना जो Y के हैं, Y के बाहर के नहीं है, ठीक है। तो दो शर्तें हैं उस पॉइंट के पास, एक तो वो P से उसकी दूरी R से कम हो, ठीक है, दूसरा क्या है, वो पॉइंट Y के अंदर का होना चाहिए, और ये दोनों बातें अगर उस पॉइंट में है, और ये दोनों बातों के बाद अगर वो पॉइंट E के भीतर हमको मिलता है, तो समझ लीजिए कि भैया ऐसी स्थिति में फिर तब तो E जो है Y के रिस्पेक्ट में क्या कहलाएगा, Y के रिस्पेक्ट में E क्या कहलाएगा, ओपन कहलाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से कह रहा हूं, आप पॉइंट P को जैसे मैं यहाँ पे बनाया है ना भाई, अब मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और पॉइंट P है और मेरे को ऐसी कोई रेडियस मिल ही नहीं पा रही है जिसके लिए मैं एक ओपन बॉल खींचूं ताकि उसमें मैं Y के पॉइंट्स ले सकूं और वो सारे पॉइंट्स E में भी नजर आ जाए, ऐसा मुझे मालूम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अगर मैं एकदम कोशिश करता भी हूँ छोटा से छोटा रेडियस लेने का, अगर मैं कोशिश कर भी लेता हूँ, और मान लीजिए मैंने कोई छोटी से छोटी बॉल बना भी दी, और मैं कह रहा हूँ कि सर देखो मैंने ओपन बॉल बनाई है, ओपन बॉल है ना, ये ओपन बॉल है, और मैंने ओपन बॉल बना दी जिसमें सर वाई में, मतलब उस ओपन बॉल में सर वाई के पॉइंट्स है सर पूरे के पूरे, और पी से उनकी दूरी आर से कम है, लेकिन ऐसी स्थिति में वो पॉइंट जो है वो ई के भीतर होनी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आ गए तो ई के बाहर है, देखो, तो ऐसी स्थिति में फिर ओपन ई जो है वो वाई के रिस्पेक्ट में ओपन नहीं कहलाएगा। तो फिर से कह रहा हूं, ई वाई के रिस्पेक्ट में ओपन कब कहलाएगा, यदि ई के अंदर प्रत्येक बिंदु के लिए उसको केंद्र मानकर एक रेडियस का अस्तित्व होना चाहिए कि अगर आप उतने रेडियस का बॉल खींचे और उस बॉल के अंदर अगर वाई के जितने भी पॉइंट्स अगर उस बॉल के अंदर आ रहे हैं तो वो सारे पॉइंट्स ई में भी दिखने चाहिए। देखो वाई के जितने पॉइंट्स उस बॉल के अंदर आ रहे हैं तो वो ई में भी दिखने चाहिए। देखो यहाँ पे ई के बाहर हो गए वो पॉइंट, तो समझ लीजिए ई में हमको एक ऐसा बिंदु दिख गया जिसके लिए वो ओपन बॉल खींच रहे हैं, और वो हमको कहाँ नजर आ रही है, कहाँ नजर आ रही है अपने को, वो ई के बाहर नजर आ रही है, ठीक है, वाई के भीतर है वो, ठीक है, वाई के भीतर हमने पॉइंट वाई के भीतर लिए,
परंतु वो पॉइंट हमको ई में नहीं नजर आ पा रहे हैं। तो चाहे आप रेडियस को कितनी छोटी लेने का प्रयास क्यों ना करें, ठीक है, अपने को बाहर ही मिल रहे हैं, उसके ई के बाहर के ही पॉइंट मिल रहे हैं, उसके मतलब उस बॉल में ई के बाहर के भी पॉइंट मिल ही जा रहे हैं, चाहे लाख गुना कोशिश कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फिर ई जो है वाई में ओपन नहीं कहलाएगा। तो ये वाला अगर होता है कि भैया हाँ ई में आप कोई भी पॉइंट ले लो और जिसकी पॉइंट पी से दूरी आर से कम हो, पॉइंट पी से दूरी क्या होनी चाहिए, आर से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको पॉइंट पी से दूरी आर से कम हो, लेकिन आर दूरी के अंदर आपको केवल उन्हीं बिंदुओं को चुनना है जो वाई में शामिल है। और जब आप देख रहे हैं कि हाँ मैंने वाई के बिंदुओं को चुन लिया है जो आर दूरी के भीतर है, फिर चेक कीजिए कि आपने वाई के जिन जिन बिंदुओं को चुना है वो सारे के सारे ई के अंदर है कि नहीं है। रिजल्ट तो ये है ना सर, ये और ये मिलकर इसको इंप्लाई करना चाहिए। आर दूरी के अंदर लो और वाई के पॉइंट्स देखो और फिर देखो कि वो ई के अंदर है कि नहीं, अगर है तो ई ओपन है, अन्यथा नहीं है। अब मैं आपको एक जबरदस्त एग्जांपल द्वारा इस पूरे तथ्य को क्लियर करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको ये देखो, ये एक्स वाई समतल दिख रहा है, ठीक है, दो परस्पर लंबवत अक्ष हैं, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इस प्लेन को अपन क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, या इसी को अपन आर स्क्वायर भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला चित्र मैं मिटा देता हूँ, इसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक्स डी मेट्रिक स्पेस है, वाई डी उसका सब स्पेस है, ई इसको कोई सबसेट है। ई वाई में ओपन कब कहलाएगा, यदि ई के प्रत्येक पॉइंट पी के लिए एक ओपन बॉल का अस्तित्व हो जो कि वाई के पॉइंट्स को रखता हो, और वो ओपन बॉल पूरी की पूरी ई के भीतर होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो नेबरहुड है इसका नाम है NRP, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने यहाँ पर ये जो प्लेन लिया है, ये जो समतल है, उस समतल का नाम है आर स्क्वायर। यहाँ पे जो मैट्रिक ले रहा हूँ वो डी है, ठीक है, आप सभी को पता होगा यूजुअल मैट्रिक। अब सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से सुनिएगा। आप कहेंगे कि सर आपने ये क्या बनाया है, तो दोस्तों ये मैंने एक ओपन डिस्क बनाया है आर स्क्वायर में, ठीक है। तो इस डिस्क का नाम मैं देता हूँ जी। ये एक ओपन डिस्क है जी में। मैं यहाँ पे दो बिंदु ले लेता हूँ, बिंदु ए जिसके निर्देशांक है -10, और ये बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 10, ठीक है। इसको, ये कौन है, मूल बिंदु है, ये है 0, ठीक है। या यूं कहिए कि सर ये इस डिस्क का केंद्र है, इसलिए मैं इसका केंद्र का नाम मैं दे रहा हूँ अल्फा जीरो। अल्फा जीरो मैंने उसके केंद्र को नाम दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी मैं आपको बतलाने वाला हूं। यहां पर मैं यानी कि आर स्क्वायर में दो सबसेट में डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला सबसेट डिफाइन कर रहा हूं मैं एक्स, जिसमें किस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे ध्यान दीजिएगा। मैं इसमें ऑर्डर्ड पेयर ले रहा हूं एक्स जीरो मतलब समझ जाओ, मैं हर उस ऑर्डर्ड पेयर को ले रहा हूं जिसका वाई निर्देशांक 0 है। तो आप कहेंगे सर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो ऐसे पॉइंट्स मतलब ये एक्स एक्सिस के ही पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एक्स में मैंने कुछ भी लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर और ये वाई तो 0 है। अब बताइए मैं वास्तव में कौन सा सबसेट, तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या बनाएगा, ये पूरा का पूरा मिलके बनाएगा क्या बनाएगा, एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट लेंगे ना उसके निर्देशांक यही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के हर पॉइंट का वाई निर्देशांक है वो 0 होता है। तो इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं x0 नाम का ऑर्डर्ड पेयर, कहां से, आर स्क्वायर से, जहां x जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, r में। यानी x पूरा रियल नंबर है, यानी पूरी रियल लाइन। तो ये पूरा समझो, ये x अक्ष को ही हमने यहाँ पे संबोधित किया है, क्योंकि हम केवल उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन का बात कर रहे हैं जिनका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो पूरा x एक्सिस कवर हो जाएगा, ठीक है। अब एक सबसेट एक और लेता हूं मैं, ठीक है, आर स्क्वायर में ही, और उस सबसेट में भी मैं ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स रखता हूं जिनका वाई निर्देशांक 0 हो। परंतु खास बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे खास बात है कि यहाँ पे x केवल और केवल मैं -1 और 1 के बीच के लेता हूँ, ठीक है। अर्थात यहाँ से यहाँ के बीच के पॉइंट्स, उसमें ये भी शामिल नहीं है और ये वाला पॉइंट भी शामिल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा देखो,
x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -1 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, तो ये किनारे किनारे के जो बिंदु है वो भी शामिल नहीं है, उसके बीच के पॉइंट शामिल है। अर्थात अगर आप पूछें कि सर ई में क्या है, तो मैं कहूंगा ई में ये सारे पॉइंट्स हैं। तो ये किनारे वाला पॉइंट नहीं है ना, -1 0 वाला ये जो बिंदु है ना, ये शामिल नहीं है ई में, क्योंकि ई केवल ऐसे ऑर्डर पे रखता है जहां x की वैल्यू -1 से स्ट्रिक्टली बड़ी हो। तो ये किनारे वाला बिंदु शामिल नहीं है, बाकी बीच के सारे पॉइंट्स शामिल है ई में, और वैसे ही वो लास्ट वाला पॉइंट भी शामिल नहीं है, और ये है हमारा ई। केवल इस लाइन, ये लाइन सेगमेंट जो यहां से यहां तक का दिख रहा है, बस वही ई है, जिसमें उसके कोने के पॉइंट्स यानी इस छोर और उस छोर वाला पॉइंट भी शामिल नहीं है। तो ये ई हो गया। एक्स क्या है आपने देखा, ये पूरी लाइन जो है एक्स अक्ष वाली लाइन, वो ये एक्स है। अब ध्यान से सुनिए, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, चेक करके देख लेते हैं। देखो हम यहाँ ये सिद्ध कर देंगे कि ई जो है वो आर स्क्वायर में ओपन नहीं है। किसमें ओपन नहीं है? आर स्क्वायर, यानी कि ये जो आर स्क्वायर पूरा जो एक्स वाई समतल है, आर स्क्वायर जिसमें डी मैट्रिक है, यानी कि पूरा मैट्रिक स्पेस आर स्क्वायर डी, ई उस आर स्क्वायर में ओपन नहीं है। परंतु यदि एक्स को इस आर स्क्वायर का एक सबस्पेस के रूप में लिया जाए, तो आप यहां ये पाएंगे कि परंतु ये ई जो है वो एक्स में ओपन है। यानी देखो ये गजब की बात क्या हो रही है कि सेट वही है, वही ई है, बस आर स्क्वायर में ओपन नहीं हो रहा है और एक्स में ओपन हो रहा है। तो यहां से एक और बात निकल के सामने आती है कि कोई सेट अपने आप में क्लोज या ओपन नहीं है। ये तो डिपेंड करे कि आपने मैट्रिक स्पेस, देखो ना, यही अगर मैट्रिक स्पेस में आर स्क्वायर को लेता हूं तो ई उसमें ओपन नहीं हो पा रहा है। अगर मैट्रिक स्पेस के रूप में मैं एक्स को लेता हूं, और वास्तव में एक्स कौन है? वास्तव में एक्स कौन है? ये आर स्क्वायर का क्या है? सबसेट है। ये आर स्क्वायर का सबसेट है। और अगर मैं उसको सब स्पेस के रूप, हर सब स्पेस अपने आप में एक स्पेस होता है, अगर मैं उसको सब स्पेस के लूं, सब स्पेस के रूप में लूं, तो ई उसमें ओपन है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं ये कैसे। देखो, सबसे पहले अपन ये सिद्ध करेंगे कि भाई ई आर स्क्वायर में ओपन नहीं है। तो क्यों नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ ओपन नहीं है ये कैसे सिद्ध करेंगे? किसी भी सेट को ओपन सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आप देखिए कि कोई भी पॉइंट उस सेट में से आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जिसको आपको ओपन सिद्ध करना है उसमें से कोई पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। चलो मैं कोई पॉइंट लेता हूं, ठीक है, कोई पॉइंट लेता हूं, मान लो मैं पी नाम का, ठीक, पी बिलोंग्स टू ई मैंने ले लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैंने कोई पॉइंट ले लिया। अब आपको पता है ये पॉइंट मैंने किस में से लिया है? ई में से लिया है। ये पॉइंट वास्तव में किस रूप में दिखाई देगा? ये पॉइंट वास्तव में मेरे को एक्स वाई के रूप में दिखेगा, जहां y जो है वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप ई की बनावट देख लो, किस तरीके से अपन बनावट किया है इसका। तो ई में x 0 वाले पेयर होंगे ना, मतलब y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, ई जरूर इस रूप का होगा। और साथ ही साथ x के बारे में भी क्या बात है? x के बारे में भी ये बात सत्य है। तो y 0 होगा और x जो है -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू होगा। तो ये ई जो है उसमें से कोई पॉइंट पी लिया, मान लो ये पॉइंट पी है। चलो ये देखो, ये लिया, यहां से यहां तक में आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो ई का पॉइंट होगा। इन कोनों वाले पॉइंट बस आप नहीं ले सकते। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो मुझे ई को आर स्क्वायर में ओपन दिखाना है, तो ओपन सेट की परिभाषा याद करो। ओपन सेट की परिभाषा अनुसार कोई भी सेट ओपन सेट कब कहलाता है? यदि उसके अंदर किसी भी पॉइंट को केंद्र मानकर एक अगर अपन ओपन बॉल बनाते हैं, या यूं कहिए कि अगर अपन एक ओपन नेबरहुड बनाते हैं, तो वो पूर्णतः उस सेट में अंतर्विष्ट होना चाहिए जिसको आप ओपन कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो भैया अगर पॉइंट पी को मैं केंद्र मानकर एक ओपन बॉल बनाना चाहूं, एक ओपन नेबरहुड बनाना चाहूं, तो वो किस रूप में होगा ओपन नेबरहुड? ध्यान दीजिए, ये ओपन नेबरहुड, देखो आप बात किस में कर रहे हो? आप ओपन उसको किस में दिखलाना चाह रहे हो? आर स्क्वायर में। याद रखिएगा, आर स्क्वायर का हर ओपन बॉल एक ओपन डिस्क के रूप में होता है। याद रखिएगा, आर स्क्वायर का
हर एक ओपन बॉल एक ओपन डिस्क के रूप में होता है, अर्थात ई को केंद्र मान करके अगर मैं एक ओपन बॉल बना भी दूं, ठीक है, एक ओपन बॉल बना भी दूं, तो क्या इस ओपन बॉल को, अब ये ओपन बॉल पूर्णतः, चलो इस ओपन बॉल को मैं नाम दे देता हूं, चलो एस, चलो कितने रेडियस का बना है, चलो एप्सिलॉन रेडियस का बना है, और पी इसका केंद्र, ठीक है। क्या आप यहाँ पे ऐसा कह पाएंगे कि हाँ ये ओपन बॉल जो है वो ई की सबसेट है, कह पाएंगे कि आप बता दीजिए। अगर आप कह पाएंगे ना तो मैं बोल दूंगा हाँ ई जो है आर स्क्वायर में क्या है, ओपन है, परंतु ये हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि भैया आपने जो ओपन बॉल बनाई है जो कि ओपन डिस्क के रूप में है, क्योंकि आर स्क्वायर मैट्रिक स्पेस अभी अपन ने आर स्क्वायर लिया है, और आर स्क्वायर में हर ओपन बॉल एक ओपन डिस्क के रूप में होता है। तो अगर आप ये ओपन डिस्क बनाएंगे तो भैया इसमें तो ई के पॉइंट्स कुछ कुछ आएंगे, कोई संदेह नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ कहने का मतलब ये नहीं कि उस बॉल के सारे पॉइंट्स ई के ही पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ बोलने का मतलब ये है कि उस बॉल में ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जो ई में है, परंतु उस बॉल में ऐसे भी अनेक अनंत तो हो बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे जो ई में नहीं है। ये सब पॉइंट्स देख लो, ये सब पॉइंट्स कैसे हैं, ये सब, ये जो यानी कि इस लाइन के ऊपर और नीचे वाले ये सब पॉइंट्स कैसे हैं, ये सब पॉइंट्स ऐसे हैं जो उस बॉल में तो है परंतु ई में नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये पूर्णतः बॉल ई में समाहित है, कह ही नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो बॉल में है किंतु ई में नहीं है। भैया आपने ई की बनावट किस तरीके से कर रखी है ये तो देखो। ई को हमने किस तरह से परिभाषित किया है, ई केवल ऐसे ऑर्डर पेयर वाले पॉइंट्स रखेगा जिसका वाई निर्देशांक 0 है। इसका मतलब ई का रोल जो है वो केवल इस लाइन में है, ऊपर नीचे इसकी कोई कहानी नहीं है। जबकि आप पॉइंट पी को सेंटर मान करके ओपन डिस्क यानी कि जो ओपन बॉल के रूप में है वो बनाओगे तो ये ओपन बॉल तो उन सारे पॉइंट्स को भी रखेगा, उन सारे पॉइंट्स को भी रखेगा जो इसके ऊपर इसके नीचे, अर्थात जिनके लिए y नॉट इक्वल टू 0 है, ऐसे पॉइंट्स को भी वो रखेगा। फिर ऐसी स्थिति में वो सारे पॉइंट्स जो है ई में शामिल नहीं होंगे, इसलिए आप बोल ही नहीं पाओगे कि भैया ये ओपन बॉल इसका सबसेट है, बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इस बॉल में ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो ई में नहीं है, ठीक है। इज इट क्लियर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, ठीक है। तो चलिए, तो अब आपने देखा कि भैया तो सीधी सी बात है, साफ पता चल गया कि ई आर स्क्वायर में ओपन नहीं है, ई आर स्क्वायर में ओपन नहीं है, ठीक है। अब सुनिए, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि अब मैं आर स्क्वायर का एक सबसेट जो कि एक्स है, ठीक है, वास्तव में ये जो एक्स एक्सिस है पूरा का पूरा, ठीक है, एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमने यहाँ पे इतने बढ़िया तरीके से डिफाइन किया। देखो एक्स जीरो वाले ऑर्डर्ड पेयर इसमें है, यानी कि देखो ई यहां से यहां तक का दायरा है जिसमें ये और ये पॉइंट शामिल नहीं है, जबकि एक्स है पूरी लाइन, ठीक है। अब मैं उसको अगर सब स्पेस, जो कि देखो ना ये कौन है, ये आर स्क्वायर का सब स्पेस है ना भाई, ठीक है। अब मैं देखो कि भैया ई तो चलो आर स्क्वायर में ओपन नहीं हो पाया, चलो एक्स को अगर मैं अपने आप में स्पेस लेके चलूं, अब मैं आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अपने माइंड से हटा देता हूं और मैं चेक करता हूं कि अगर मैं एक्स को मेट्रिक स्पेस के रूप में लूं, किसको, एक्स को, अर्थात ये पूरी लाइन को, और फिर चेक करो कि उसमें ई ओपन है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं, अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपन देखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटाता हूं, ये मिटाता हूं, मैं इधर का मिटा देता हूं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे, अगर आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो कि सर अगर अपन पॉइंट को मान लो यहां न लेकर के, मान लीजिए पॉइंट पी को एकदम किनारे में लेते हैं, ठीक है, यहाँ किनारे में लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए पॉइंट पी को इस किनारे में लेते हैं, ठीक है, लेकिन -1 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे सर अब आप उसमें ओपन बॉल बनाएंगे, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे भी ओपन बॉल बनाएंगे, अब आप कहेंगे सर इसमें ये एक्स के, ये जो है ना ये एक्स के पॉइंट्स तो आ रहे हैं सर, तो मैं कहूंगा एक्स के
मैं फिर से अभी इसको आर स्क्वायर के रूप में ही बता रहा हूँ ना, अभी मैं एक्स के रूप में इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी पिछले वाले केस की बात कर रहा हूँ कि जब मैं ई को आर स्क्वायर में ओपन दिखलाना चाहता था, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप पॉइंट पी को किनारे लेते हैं, ठीक है, बहुत किनारे ले लीजिए, लेकिन वो हो जाएगा तो -1 के उस पार ही, ठीक है, क्योंकि हमको पॉइंट को ई में से लेना है, ई से बाहर नहीं लेना है। अगर उसको मैं ओपन केंद्र मानकर ओपन बॉल खींचूं और मैं कहूं कि सर इसमें तो एक्स के पॉइंट्स आ रहे हैं, सर एक्स के तो एक्स के आ रहे हैं, भाई मुझे तो इस बात से मतलब है कि वो पूरी ओपन बॉल ई के भीतर होनी चाहिए, पूरी की पूरी ओपन बॉल किसके भीतर होनी चाहिए, ई के भीतर होनी चाहिए, उससे मेरे को मतलब है। उसमें एक्स के पॉइंट्स आ रहे हैं, उससे क्या हो जाएगा, आपको वो पूरी ओपन बॉल किसके भीतर दिखानी है, ई के भीतर, लेकिन वो आप दिखा पा रहे हैं कि आप नहीं दिखा पा रहे हैं ना, ये मेन बात है, क्योंकि उस ओपन बॉल में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आ जाएंगे जो इस पूरी लाइन में नहीं है। देखो ये लाइन के ऊपर और नीचे हो गए, इस पूरी लाइन में ही नहीं है। और ई बेचारा, ई जो है, ई तो बेचारा उस लाइन का सबसेट है। देखो गौर करो, दोनों एक जैसे ऑर्डर पे रखते हैं, ये पूरी रियल लाइन के ऑर्डर पे रखते हैं, यानी कि पूरी लाइन के ऑर्डर पे रखते हैं, जबकि ये केवल -1 से 1 तक के ऑर्डर पे रखते हैं। तो साफ साफ पता चलता है कि ई एक्स का सबसेट है, ठीक है। तो आप कैसे भी ओपन बॉल बना दीजिए, उसमें आपको एक्स के तो पॉइंट्स मिलेंगे, अर्थात रियल लाइन के पॉइंट्स मिलेंगे, परंतु ऐसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे जो उस पूरी रियल लाइन में ही नहीं है। तो जब उस पूरी रियल लाइन यानी कि उस एक्स में ही नहीं है, तो वो ई में कहां से होंगे, है ना भाई। जैसे मैं ओपन बॉल लिया, मैं बोलूंगा भैया इसमें एक्स के पॉइंट्स, मतलब एक्स के पॉइंट्स हैं, परंतु एक्स्ट्रा भी जो पॉइंट है जो ई में, जो एक्स में है ही नहीं, और एक्स में नहीं है तो ई में भी नहीं होंगे। तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझने के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं। तो दोस्तों आपने देखा, क्योंकि उस ओपन बॉल में उसके बाहर के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं अपने को, इसलिए हम बोल ही नहीं सकते कि वो ओपन बॉल ई की सबसेट है। इसलिए साफ साफ पता चल रहा है कि ई आर स्क्वायर में तो ओपन नहीं है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अब मैं क्या करता हूं, ई को एक्स के सापेक्ष, है ना भाई, ई एक्स के सापेक्ष ओपन है, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। ई एक्स के सापेक्ष ओपन है कि नहीं, आप देख लो भैया। अब मैट्रिक स्पेस के रूप में आप आर स्क्वायर को मत देखो, एक्स को देखो। अब एक्स को देख रहे हो आप मैट्रिक स्पेस के रूप में, और एक्स बेचारा किस तरह से बनावट है इसकी, x0 बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, जहां x बिलोंग्स टू आर, यानी सीधी एक सरल रेखा बस है ये, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में अगर आप कोई बिंदु चुनते हो P नाम का, कहां से, E में से, अब आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि ई एक्स में ओपन है कि नहीं है। तो ई एक्स में ओपन है कि नहीं, ये दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये दिखाना पड़ेगा कि पी को केंद्र मानकर हर एक मतलब पी को केंद्र मानकर कम से कम एक ओपन नेबरहुड या ओपन बॉल ई के भीतर होनी चाहिए। तो चलिए अपन दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे मेरे को आर की खोज करनी है, ठीक है। तो अपन आर किस प्रकार चुने, ध्यान दीजिएगा, आर इस प्रकार चुनते हैं, किस प्रकार चुनते हैं कि आर बराबर मिनिमम ऑफ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मेरा अब मेरे को, मेरा उद्देश्य क्या है, ध्यान दीजिएगा, मेरा लक्ष्य क्या है, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, मैंने कोई पॉइंट चुन लिया, कहीं से भी, यहां से यहां तक कहीं से भी आप पॉइंट चुन सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट पी चुन लिया, अब मुझे उस नेबरहुड की खोज करनी है, उसके लिए मेरे को एक त्रिज्या की खोज करनी है कि मैं दिखा सकूं कि हाँ इतने त्रिज्या का अगर मैं पी का नेबरहुड बनाऊं तो पूर्णतः ई के अंदर हो। तो वो त्रिज्या की खोज किस तरह से की जाएगी दोस्तों, अगर आप ई का जहां तक दायरा है उस दायरे से बड़ी त्रिज्या अगर चुन लेंगे और ओपन बॉल बनाएंगे तो वो ई के भीतर नहीं आ पाएगी। अब भाई ई का दायरा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आप बोलोगे सर ये वाली यहां से लेकर के यहां तक वाली रेडियस वाली ओपन बॉल ले लो, तो भैया अगर आप ओपन बॉल लोगे तो पता है आपको ओपन बॉल, यहाँ पे ओपन बॉल का रूप क्या होगा, तो यहाँ पे ओपन बॉल का रूप ओपन इंटरवल के रूप में होगा, वो डिस्क के रूप में नहीं होगा। तो डिस्क के रूप में क्यों नहीं होगा, बिकॉज अभी आप आर स्क्वायर को ध्यान नहीं दे रहे हो। अब मैं तो आपको बोला ना, अभी आर स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी तो आपका सब जो ई जो है ना, वो कौन से मैट्रिक स्पेस के रूप के सबसेट के रूप में लिया जा रहा है, आप केवल ई को अभी एक्स के सेट सबसेट के रूप में ले रहे हो, यानी मैट्रिक स्पेस के रूप में अभी आपके पास एक्स है, आर स्क्वायर नहीं। और एक्स की बनावट किस तरह से हुई है, केवल x0 वाले पॉइंट्स, अर्थात केवल इस x अक्ष वाले पॉइंट को रख रहे हैं।
तो जब भैया मैं ओपन बॉल बनाऊंगा तो मैं बाहर के पॉइंट्स क्यों सोचूंगा? अब मेरी ओपन बॉल ऐसी गोला नहीं बनेगी, अब मेरी ओपन बॉल जो बनेगी वो इंटरवल के रूप में बनेगी, क्योंकि ओपन बॉल हर हाल में उस स्पेस में तो रहना चाहिए ना, तो स्पेस खुद सीधी लाइन वाला है, तो उसमें ओपन बॉल बनेगी वो ओपन इंटरवल के रूप में ही बनेगी। परंतु बात यह कि सर केंद्र मानकर, किसी भी को केंद्र मानकर ओपन इंटरवल बनाते हो तो जितना उधर उतना इधर, ताकि वो केंद्र में दिखे। तो अगर मैं P से लेकर के यहां तक की दूरी को त्रिज्या लेकर अगर ओपन इंटरवल बनाता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि मतलब आधी दूरी उधर, यानी त्रिज्या उधर भी होगी तो त्रिज्या इधर भी होगी, तो उधर और इधर तो बाहर निकल जाएगा दोस्तों, है ना भाई। ये कुछ इस तरह से आप समझिए इसको कि देखो जैसे ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, और मैंने पॉइंट पे लिए P ले लिया यहाँ पे, और मैं इसको रेडियस लेता हूँ। तो जब इसको रेडियस लोगे, एक ओपन इंटरवल बनाओगे इधर, इतनी रेडियस को आप इधर भी लेना पड़ेगा ना। तो देखो जब पॉइंट P ओरिजिन के इधर है तो ये बड़ी दूरी हो गई, और तो ये ऐसे ओपन इंटरवल बन जाएगा, क्योंकि देखो इसका जस्ट इधर लोगे, क्योंकि पॉइंट P इधर सरका हुआ है ना, ऐसी स्थिति में फिर उसके अंदर ओपन इंटरवल नहीं दिखा पाओगे। तो क्या करना चाहिए? तो दिमाग लगाना चाहिए। कौन सा दिमाग? कि देख लो कि पॉइंट P किसके ज्यादा करीब है, उस किनारे के ज्यादा करीब है कि इस किनारे के ज्यादा करीब है। जिस किनारे के ज्यादा करीब है ना, जिस किनारे के ज्यादा करीब है वो दूरी कम होगी, उतने दूरी का आप ओपन बॉल बना सकते हो। तो इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा मिनिमम ऑफ ये देखना पड़ेगा कि वो पॉइंट P जो है किसके करीब है। तो करीब है ये जानने के लिए मुझे -1 से उसकी दूरी जाननी पड़ेगी, ठीक है। दो पॉइंट के बीच की दूरी मॉड ऑफ x माइनस वाई लिखते हैं, तो एक पॉइंट x की जगह में आप देखो -1, दूसरा देखो -3, और उसी पॉइंट P की दूरी मुझे 1 से भी जाननी पड़ेगी। उसके बाद देखना पड़ेगा दोनों में से मिनिमम कौन है, और उसी को मैं r मानूंगा। और ऑब्वियस सी बात है ऐसी स्थिति में जो भी मेरे पास नेबरहुड बनेगा वो एक ओपन इंटरवल के रूप में होगा, ओपन डिस्क के रूप में नहीं होगा। डिस्क तो लेना चाहिए नहीं है मेरे को तो जो काम करना है x के भीतर रहते हुए करना है। अब x खुद सिमट गया है किसमें? x खुद कौन है? x0, मतलब ऊपर नीचे ध्यान ही नहीं देना है, केवल सीधी लाइन। तो सीधी लाइन में अगर आप ओपन बॉल बनाओगे तो एक इंटरवल के रूप में होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि अब जो इंटरवल बनेगा दोस्तों वो ऑब्वियस सी बात है ई के भीतर ही होगा, क्योंकि हमको देखो ओपन दिखाने के लिए हमको क्या, ई को ओपन दिखाने के लिए हमको उसके अंदर चुने हुए किसी श्रेष्ठ बिंदु के लिए कम से कम एक आध नेबरहुड की खोज करनी पड़ती है, कम से कम एक ओपन नेबरहुड की खोज करनी पड़ती है। और ओपन नेबरहुड के लिए मेरे को त्रिज्या चाहिए, उस त्रिज्या की तलाश में इस तरह की, और निश्चित रूप से ये ई के भीतर होगा। तो ये ई के भीतर है, और ई किसके भीतर है? एक्स के भीतर है। तो देखो मैंने ई के अंदर एक ओपन नेबरहुड खोज के दिखा दिया, और साफ साफ तय हो गया कि हाँ भाई ई एक्स में क्या है? ओपन है। यस दोस्तों, यहाँ पे बहुत दिमाग वाला काम है कि आपको त्रिज्या किस तरह चुननी है, ठीक है। इसलिए हमने इस तरह से त्रिज्या चुना है। सीधी सी बात है, पॉइंट पी को देख, अच्छा पॉइंट पी मान लो इस किनारे पे रहता तो उसकी ये वाले किनारे से दूरी कम होती, तो मैं इस त्रिज्या को लेकर के एक ओपन इंटरवल बनाता ऐसा। अगर पॉइंट पी इस साइड है और मैं इतनी बड़ी त्रिज्या ले लेता तो भैया दूसरा हिस्सा तो इसके बाहर निकल जाता, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है आपको। तो जरूर उसके भीतर आप ओपन बॉल बना सकते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि ये पूरा किनारा तक कवर कर लेंगे, तो किनारा तक हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि हम ओपन बॉल बना रहे हैं, ओपन इंटरवल की तलाश करें तो उसके बाउंड्री पॉइंट्स तो वहां पे होते ही नहीं है। और वैसे भी आप खुद देख लो ई की जिस तरह से बनावट की गई है वो अपने आप में खुद एक ओपन इंटरवल है। -1 से बड़े और 1 से छोटे पॉइंट्स पर रखता है, अर्थात गौर करेंगे यहाँ पे तो ये -1 का ओपन इंटरवल है। हर ओपन इंटरवल, आप गौर कीजिए, ये अपने आप में एक ओपन इंटरवल है दोस्तों। इसलिए इसमें ये बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, उसके सारे पॉइंट्स उसके बाद के, यानी कि जो बीच के पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड है। और देखा जाए ना तो गौर से देखो आर स्क्वायर में खुद ये ओपन है। तो दोस्तों इस तरह से आपने ई को एक्स में ओपन दिखाया है, ठीक है। और ये दूरी ग्रेटर देन 0 है, और आपने दिखा दिया कि हाँ। अब देखो एनआरपी जो, यानी कि ये जो नेबरहुड है वो किस तरह से डिफाइंड हुआ है यहाँ पे वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस नेबरहुड में एक्स के, अब हमारा जो मेन बाबू है वो कौन है? एक्स है। इसलिए एक्स के पॉइंट्स लिए जा रहे हैं। कैसे पॉइंट्स लिए जा रहे हैं? जिनकी पॉइंट पी से दूरी, जो कि इस नेबरहुड का केंद्र है,
उससे दूरी किससे कम हो, आर से कम हो, इस तरह से। ठीक है, ये इस तरह से अपन ले रहे हैं, उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करके आपको समझाता हूँ। इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों, एक्स बीच में, उधर ई प्लस आर, इधर ई माइनस आर, ये देखो ऐसे। और सीधी सी बात है भैया, हम उन पॉइंट्स को ध्यान दे रहे हैं जो पी प्लस आर से छोटे हैं और पी माइनस आर से बड़े हैं। ये पॉइंट्स तो होंगे ही होंगे फिर इसमें, ये हम अंदर के, हम ई में ही रहेंगे। ये पूरा का पूरा ये किसके अंदर रहेगा, ये ई के ही अंदर रहेगा। आप खुद चेक कर लो, आप ई के बाहर नहीं निकले हो, ये ई के भीतर ही है। ये व्यवस्था यहाँ की गई थी, हमने दिमाग लगाया था पॉइंट पी किसके करीब है, जिसके करीब है उसी को रेडियस के रूप में लेकर के आप फिर ओपन इंटरवल बना रहे हैं, तो वो उस ओपन इंटरवल के मतलब जो ई है उसके अंदर ही रहेगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये एन आर पी जो है वो ई का सबसेट है और ई एक्स का सबसेट है। इसका मतलब ई एक्स में क्या दिख गया आपको, ओपन दिख गया। यही ई आर स्क्वायर में ओपन नहीं हो पा रहा। दोस्तों इस उदाहरण से क्या पता चलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, बस वही जो निष्कर्ष निकलेगा दोस्तों वो अगले थ्योरम के लिए हमारा, अगले थ्योरम को समझने में बहुत काम आएगा। निष्कर्ष यहां से ये निकलता है दोस्तों कि सबसे पहले मैंने लिया आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में मैंने एक सेट डिफाइन किया जो आर स्क्वायर में ओपन नहीं है, परंतु आर स्क्वायर के किसी सबसेट को सबस्पेस के रूप में लेने पर वही सबसेट उस सबस्पेस में ओपन है। ठीक है, यही तो हुआ है। ये इतना देर से हम लोग जो काम धाम कर रहे हैं वो यही तो कर रहे हैं। ई मैंने लिया, वो आर स्क्वायर में ओपन नहीं हुआ है, नहीं हो पाया, चेक किया अपन ने, परंतु इसी आर स्क्वायर के किसी सबसेट एक्स को सबस्पेस के रूप में लिया, अर्थात खुद को एक, इसको खुद को एक मैट्रिक स्पेस माना। देखो ये खुद इस अपने आप में स्पेस है, परंतु इसका सबसेट है, इसलिए इसको हम इसको सबस्पेस बोल रहे हैं, इसका सबस्पेस। लेकिन अपने आप में एक मैट्रिक स्पेस के रूप में हमने इसको लिया, और ई को अगर उसके सबसेट के रूप में अपन ने देखा तो यही ई इसमें ओपन हो जा रहा है। ये हमको यहां से सीखने को मिला। आर स्क्वायर में ओपन नहीं था, ई आर स्क्वायर में ओपन नहीं था, परंतु एक्स में ओपन हो गया। ठीक है, ये पहली बात हमको सीखने को मिली। ठीक, अर्थात कोई समुच्चय अगर किसी मैट्रिक स्पेस में ओपन नहीं है तो उस मैट्रिक स्पेस के किसी सबसेट को सबस्पेस के रूप में लेने पर उसी सबसेट को जो उस मेन मैट्रिक स्पेस में ओपन नहीं था उसके सबस्पेस में उसी सेट को ओपन बनाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। ये पहली आपको सीखने की बात मिली। दूसरी सीखने की बात क्या है, देखो जी यहाँ पे ओपन डिस्क था, जी यहाँ पे क्या था, ओपन डिस्क था, किसमें, आर स्क्वायर में, अर्थात जी आर स्क्वायर का, जी आर स्क्वायर का एक ओपन सेट है। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अब मैं इन सब चीज को मिटाता हूं, ठीक है, ये सब चीज मिटा रहा हूं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों जी इंटरसेक्शन एक्स करेंगे तो क्या आएगा, जी इंटरसेक्शन एक्स, तो जी भी है, जी तो ये है, ये ओपन डिस्क, जबकि एक्स तो पूरी की पूरी अनंत रियल लाइन है। तो इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट। तो आप समझ गए होंगे कि सर इस डिस्क और इस पूरी लाइन में कॉमन पार्ट इतना, ये इतना, और इतना कौन है, इतना कौन है बाबा, इतना तो ई है। याद रहे ये पॉइंट ए और बी शामिल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कौन है, आर स्क्वायर में ओपन सेट है, क्योंकि ओपन डिस्क एक ओपन सेट होता है। तो आर स्क्वायर में कोई ओपन सेट मैंने लिया और उसको एक्स के साथ इंटरसेक्शन कराया, ये एक्स का आर स्क्वायर का एक सब स्पेस है, तो मुझे जो चीज मिली वो एक्स में ओपन हो जा रही है। ये यहां से दूसरी चीज सीखने को मिली, ये एक्स में ओपन हो जा रहा है। आर स्क्वायर के किसी ओपन सबसेट को मैं एक्स के साथ इंटरसेक्शन करा रहा हूं तो जो चीज मिल रही है वो एक्स में ओपन है। इन दो बातों से हम अगले थ्योरम की नींव रखते हैं, बहुत ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आर स्क्वायर में ओपन सबसेट जी को मैं आर स्क्वायर के सबस्पेस एक्स के साथ इंटरसेक्शन कराता हूं तो मुझे एक ऐसा सबसेट मिलता है जो एक्स में ओपन हो जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट हम एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में मैं आपको उसको बताऊंगा। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, रिवाइज कीजिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिए दोस्तों। अगर मेरे समझाने में आपको कहीं पर भी डाउट नजर आ रहा है या हो सकता है भूल से मेरे से कहीं कुछ भूल से कोई मिस्टेक होगी तो जरूर मुझे बताइए।
ताकि मैं उसको और इम्प्रूव करके और अच्छे से आपको आने वाले वीडियोस में और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। वैसे मैंने अपनी पूरी मेहनत और पूरा प्रयास किया इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करने में, जितना मेरे से हो सकता था। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेटिव ओपन सेट से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि उसके लिए आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से समझिए, इस टॉपिक को अच्छे से समझिए, और इसके पहले के टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से समझिए, जिसमें लिमिट पॉइंट, नेबरहुड, ओपन सेट, ओपन बॉल, बहुत बेसिक पॉइंट्स समझाए गए हैं, आप जरूर देखिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे बीएससी के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां से आप कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और किसी भी प्रकार की डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिंदास पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।